आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दार्शनिक की जिनके विचार आप माने या न माने आज भी हमारी दुनिया को शेप दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्लाटो की, जो इतिहास के शायद सबसे प्रभावशाली और हाँ, सबसे विवादास्पद विचारकों में से एक हैं। चलिए शुरुआत प्लेटो के ही एक बहुत पावरफुल कोट से करते हैं। ये लाइन एक तरह से उनके पूरे दर्शन का सार है। ये हमें समझने में मदद करती है कि आखिर वो एक आइडियल स्टेट, एक आदर्श राज्य बनाने के लिए इतने जुनूनी क्यों थे। तो सवाल ये उठता है कि प्लेटो के ये इतने रैडिकल, इतने क्रांतिकारी विचार आए कहाँ से। देखिए, इन्हें समझने के लिए ना हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसने प्लेटो को बनाया, और वो दुनिया उथल-पुथल से भरी हुई थी। प्लेटो का एथेंस वो शहर था जो पेलोपोनेशियन वॉर से तबाह हो चुका था। चारों तरफ राजनीतिक अराजकता थी। सोचिए, प्लेटो ने ये सब अपनी आंखों से देखा। इस तबाही ने, इस केओस ने लोकतंत्र पर से उनका भरोसा पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। और फिर आया ये साल 399 बीसी। ये वो साल था जब एक ऐसी घटना हुई जिसने प्लेटो की जिंदगी और उनके फिलोसॉफिकल मिशन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उसी एथेंस के लोकतंत्र ने प्लेटो के गुरु, उनके दोस्त सुकरात को मौत की सजा दे दी, जहर का प्याला पीने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये प्लेटो के लिए एक बहुत ही पर्सनल ट्रेजेडी थी। और इसी घटना ने उन्हें एक मिशन पर भेज दिया, एक ऐसे परफेक्ट समाज की खोज जहां ज्ञान और न्याय की हत्या न हो बल्कि उनका सम्मान हो। अब देखिए, एक न्याय से भरा समाज बनाने से पहले प्लेटो को एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देना था कि असल में हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने इतिहास के सबसे फेमस मेटाफोर्स में से एक का इस्तेमाल किया, गुफा का रूपक या द एलेगरी ऑफ द केव। तो चलिए इस एलेगरी को इमेजिन करते हैं। सोचिए कि कुछ कैदी हैं जो जन्म से एक अंधेरी गुफा में जंजीरों से बंधे हैं। वो सिर्फ सामने की दीवार देख सकते हैं। उनके पीछे एक आग जल रही है और उस आग के सामने से जो कुछ भी गुजरता है उसकी परछाई सामने दीवार पर बनती है। इन कैदियों ने जिंदगी भर बस यही परछाइयां देखी हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उन कैदियों के लिए वो टिमटिमाती परछाइयां रियलिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो ही रियलिटी है। बस वही उनकी दुनिया है। यही इस एलेगोरी का सबसे पावरफुल पॉइंट है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम भी तो अपनी दुनिया की परछाइयों को ही हकीकत नहीं समझ बैठे हैं। अब सोचिए, उनमें से एक कैदी को आजाद कर दिया जाता है और उसे जबरदस्ती उस गुफा से बाहर सूरज की चकाचौंध रोशनी में लाया जाता है। ये सफर बहुत दर्दनाक है। अंधेरे की आधी आंखों के लिए सच की वो रोशनी चुभने वाली है। ये सिंबल है उस मुश्किल रास्ते का जो एक फिलोसोफर को तय करना पड़ता है, अपने जाने पहचाने कंफर्टेबल झूठ को छोड़कर सच की तरफ। तो ये पूरी कहानी, ये गुफा का रूपक प्लेटो के एक कोर आइडिया को समझाता है, जिसे कहते हैं थियोरी ऑफ फॉर्म्स। उनका कहना था कि ये जो फिजिकल दुनिया हम देखते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, ये असली दुनिया है ही नहीं, ये तो बस एक परछाई है। असली दुनिया तो फॉर्म्स या आइडियाज़ की दुनिया है, जहाँ जस्टिस, ब्यूटी, गुडनेस अपने परफेक्ट, प्योर और अनचेंजिंग रूप में मौजूद है। अब बात आती है सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। प्लेटो इस इतने एब्स्ट्रैक्ट, इतने मेटाफिजिकल सिद्धांत को एक बहुत ही कॉन्क्रीट, बहुत ही ज़मीनी समस्या से कैसे जोड़ते हैं। एक न्यायपूर्ण समाज कैसे बनाया जाए। तो फिर प्लेटो का अल्टीमेट गोल क्या था? जवाब छिपा है एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल में, जस्टिस यानी न्याय आखिर है क्या? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द उनकी सबसे महान किताब द रिपब्लिक घूमती है। और प्लेटो का जवाब कमाल का है। वो कहते हैं कि एक न्यायपूर्ण राज्य, एक जस्ट स्टेट, बिल्कुल इंसान की आत्मा की तरह बना होता है। जैसे हमारी आत्मा के 3 हिस्से होते हैं, रीजन यानी विवेक, स्पिरिट यानी साहस और एपेटाइट यानी हमारी इच्छाएं। ठीक वैसे ही एक आदर्श राज्य के भी 3 वर्ग होते हैं, रूलर्स जो विवेक से काम लेते हैं, सोल्जर्स जो साहस का प्रतीक हैं, और प्रोड्यूसर्स जो समाज की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और न्याय क्या है? न्याय तब होता है जब ये तीनों हिस्से, ये तीनों वर्ग अपना अपना काम परफेक्टली करें और एक दूसरे के काम में दखल न दें, एक हार्मनी। तो इस हार्मनी को, इस संतुलन को बनाए कौन रखेगा? प्लेटो के लिए जवाब बिल्कुल साफ है, द फिलोसोफर किंग,
दार्शनिक राजा, यानी वही इंसान जो गुफा से बाहर निकल चुका है, जिसने परछाइयों के पार जाकर असली फॉर्म्स को, असली सच को देखा है। सिर्फ वही इतना ज्ञानी है कि वो न्याय के साथ शासन कर सके। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर अब देखते हैं कि इस आदर्श समाज को बनाने और चलाने के लिए प्लेटो ने जो तरीके बताए वो कितने रैडिकल और हाँ कितने कंट्रोवर्शियल थे। प्लेटो के कुछ आइडियाज तो आज भी लोगों को चौंका देते हैं। उनका कहना था कि जो गार्जियन क्लास है यानी रूलर्स और सोल्जर्स, उनके पास न तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए और न ही ट्रेडिशनल फैमिली। सोचिए जरा, क्यों? प्लेटो का लॉजिक था कि ऐसा करने से वो भ्रष्टाचार, लालच और नेपोटिज्म से दूर रहेंगे। उनका एकमात्र मकसद सिर्फ और सिर्फ राज्य की भलाई होगा। तो ऐसे निस्वार्थ शासक बनेंगे कैसे? प्लेटो का जवाब था एक बहुत ही कठोर, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम। यह एक तरह का फिल्टर था जो जन्म से लेकर 50 साल की उम्र तक चलता था। संगीत, जिम्नास्टिक, मिलिट्री ट्रेनिंग और फिर सबसे मुश्किल, फिलॉसफी की पढ़ाई। और इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही जो सबसे काबिल होगा वही फिलॉसफर किंग बनेगा। लेकिन इस इतने सख्त क्लास सिस्टम को सब लोग मानेंगे कैसे? इसके लिए प्लेटो ने एक और बहुत कंट्रोवर्शियल आइडिया दिया, द नोबल लाई। एक ऐसा महान झूठ जो राज्य सबको सुनाएगा। कहानी ये होगी कि सभी नागरिक एक ही धरती माँ की संतान हैं, लेकिन भगवान ने उन्हें बनाते वक्त अलग अलग धातुएं मिला दी। कुछ की आत्मा में सोना है, रूलर्स, कुछ में चांदी, सोल्जर्स, और कुछ में कांसा, प्रोड्यूसर्स। और सबको अपनी धातु के हिसाब से समाज में अपनी जगह स्वीकार करनी होगी। और यहीं से वो बड़ी बहस शुरू होती है जो पिछले 2000 सालों से भी ज्यादा वक्त से चली आ रही है कि प्लेटो आखिर थे कौन, एक जीनियस या फिर तानाशाही का ब्लूप्रिंट लिखने वाले पहले आर्किटेक्ट। देखिए, प्लेटो की लेगेसी बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ तो वो हैं जिन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी की नींव रखी, जस्टिस, एथिक्स, रियलिटी, इन सब पर उनके विचारों ने सदियों तक दुनिया को प्रभावित किया। उन्हें यूटोपियन आइडियल्स का जनक माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कार्ल पॉपर जैसे आलोचक उन्हें खुले समाज का दुश्मन कहते हैं। उनका आरोप है कि प्लेटो ने सेंसरशिप, प्रोपेगेंडा जैसे नोबल लाई और एक रिजिड क्लास सिस्टम की वकालत की जो असल में टोटलिटेरियनिज्म यानी अधिनायकवाद का ही एक ब्लूप्रिंट है। और कमाल की बात देखिए, ये कोट प्लेटो के सबसे बड़े आलोचकों में से एक कार्ल पॉपर का ही है। वो कहते हैं कि पश्चिमी विचार या तो प्लेटो के साथ रहे हैं या प्लेटो के खिलाफ, लेकिन प्लेटो के बिना कभी नहीं रहे। मतलब आप उनसे सहमत हों या असहमत, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। उनका प्रभाव इतना गहरा है। तो क्या प्लेटो का आदर्श राज्य न्यायपूर्ण है? ये बहस आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी प्लेटो के जमाने में थी। इसका कोई आसान हाँ या ना में जवाब नहीं है। कुछ कहेंगे हाँ क्योंकि ये हार्मनी और ऑर्डर को महत्व देता है, दूसरे कहेंगे नहीं क्योंकि ये इंडिविजुअल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत आज़ादी को छीन लेता है, और शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। ये वो सवाल है जिससे हर समाज को, हर जनरेशन को जूझना पड़ता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। ये सवाल प्लेटो के काम का, उनकी सोच का दिल है। क्या एक परफेक्ट, एक आदर्श समाज बनाने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बलिदान दिया जा सकता है? क्या एक सामंजस्यपूर्ण समाज का वादा इतना बड़ा है कि उसके लिए अपनी आज़ादी को दांव पर लगाना सही है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।